नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू के दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यून का यस मैन फेनोमेनन के बारे में, वो अच्छा आर्टिकल है एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। और दो आर्टिकल्स जो हमें हिंदू के डिस्कस करने हैं, पहला चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने से संबंधित और दूसरा मालन्यूट्रिशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 43 और चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी सरकार बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का आदेश दे चुकी है। अभी तक देखो ऑलमोस्ट टोटल 250 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया जा चुका है। सरकार का तर्क ये है कि ये एप्लीकेशंस ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया के डिफेंस, इंडिया की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हैं। अगर आप कंटेक्स्ट देखोगे, अभी देखो बॉर्डर पर टेंशन है, LAC पर बातचीत हालांकि चल रही है कि डिसएंगेज हों दोनों देशों की फोर्सेस LAC से, लेकिन कोई अंतिम सहमति अभी भी नहीं बन सकी है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे टिकटॉक, PUBG, ये तो देखो पहले ही ब्लॉक हो चुकी हैं। अब बारी थी अलीपे कैशियर, स्नैक वीडियो, एडोर ऐप, अलीबाबा वर्क बेंच, इनको भी ब्लॉक किया जा चुका है। कौन से प्रोविजन का सहारा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है? देखो, IT एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A ये कहता है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने का जो वेबसाइट पर है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर है जो कि इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया के डिफेंस या फिर इंडिया के फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस या फिर पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको खतरे में डालते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जा सकता है सरकार के द्वारा, चाहे तो वो वेबसाइट पर है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर है। तो इसी IT एक्ट 2000 के सेक्शन 69A का सहारा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 250 के आसपास चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है। वैसे देखो, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे ये एप्लीकेशंस मिसयूज कर रही हैं डेटा का। देखो, ये एप्लीकेशंस इंडिया में ऑपरेट करती हैं तो काफ़ी सारा यूजर्स का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा को चोरी छुपे इंडिया से बाहर मौजूद सर्वर्स पर भेजा जाता है। मतलब उस डेटा को इंडिया से बाहर भेजा जाता है, जिससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, इन सबको खतरा पहुंच सकता है। तो ये स्पेसिफिक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना का क्या स्टैंड है इंडिया के द्वारा एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने पर? जाहिर तौर पर चाइना खुश तो होगा नहीं, चाइना नाराज ही होगा। तो चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं जो लीजियन, इन्होंने कहा कि इंडिया को अपनी ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है इसको करेक्ट करना चाहिए ताकि इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन को फर्दर डैमेज पहुंचाने से रोका जा सके। इन्होंने ये भी कहा इंडिया नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर चाइनीज एप्लीकेशंस को टारगेट कर रहा है। देखो, चाइना के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाना काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद है, रिडिकुलस है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है चाइना में इंटरनेट हाईली रेगुलेटेड है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज चाइना में काम नहीं कर पाती, इनके ऑपरेशंस नहीं है चाइना में। तो चाइना के द्वारा ये आरोप लगाना दूसरे देश पे कि आप हमारी एप्लीकेशंस के साथ डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपना रही हो, ये कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये बैन इंडिया के लिए सक्सेसफुल है? देखो, दो चीजें हैं। एक तो इंडिया ने चाइना को साफ साफ सिग्नल दे दिया है। क्या? पहले जब भी इंडिया और चाइना के बीच विवाद होता था ना, तो इंडिया थोड़ी बहुत कंसेशन लेके मान जाता था कि हाँ, आप इतना कर लो, फिर हम विवाद सुलझा लेंगे, फिर हम समझौते को राजी हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
जब नेगोशिएशंस होती है ना, तो चाइनीज़ के बारे में ये कहा जाता है ये जल्दी से नेगोशिएशंस में मानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए ये एलएसी हैं और ये चाइना है, ये इंडिया है, चाइना की फोर्सेस यहाँ तक आ गई तो फिर इंडिया वाले नेगोशिएटर इनको बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर जाओ, ये बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। इंडिया वाले बोलेंगे आप कम से कम यहाँ तक जाओ, ये बोलेंगे नहीं जाएंगे। इंडिया वाले बोलेंगे आप यहाँ तक जाओ कम से कम, ये बोले नहीं जाएंगे। बिल्कुल थोड़ी बहुत कंसेशन देने को ये तैयार होते हैं और इंडिया वाले तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि चाइना नेगोशिएट करता है स्ट्रॉन्ग पोजीशन से। चाइना की मिलिट्री फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन से लीड करते हैं। उनकी इकोनॉमी भी इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बार जैसा आपको याद होगा 29 अगस्त के आसपास इंडिया ने पेंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न रीजन में कुछ पहाड़ियों पर जो कब्जा किया था ना, इससे इंडिया की भी जो नेगोशिएटिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए काफ़ी सारे मिलिट्री जनरल्स ऐसे हैं, फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स, जो एडवाइस कर रही हैं इंडिया को अब स्मॉल कंसेशन पर नहीं मानना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि इंडिया ने यह भी एक सिग्नल देने की कोशिश की है चाइनीज़ एप्लीकेशंस को ब्लॉक करके कि अब स्मॉल कंसेशन लेके हम नहीं मानने वाले हैं। दूसरा देखो, चाइनीज़ एप्लीकेशंस अगर इंडिया में काम नहीं करेंगी तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास एक मौका रहेगा जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसको भरने का। जैसे पबजी की जगह एक और गेम का नाम सुना था, शायद 4G ऐसा कुछ नाम था, वो लॉन्च हो सकती है जल्द ही। तो ऐसे इंडियन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ब्लॉक हुई चाइनीज एप्लीकेशंस की जगह नई नई एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट उन्हें एंकरेज भी कर रही है। जैसे देखो, गवर्नमेंट ने पहले चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया था तो एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज, ताकि इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स और इनोवेटर्स को एंकरेज किया जा सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें और नई नई अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस को बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है चाइनीज़ एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का, क्या इसका कोई रिस्क भी है? इसमें कोई रिस्क है? जी हाँ, रिस्क तो है। क्या? एक तो देखो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया और चाइना के बीच एक राइवलरी सामने आ सकती है। राइवलरी कह लीजिए या फिर बैटल कह लीजिए। कल को चाइना भी इंडियन एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस ये प्रोजेक्ट लेते हैं चाइना से, उस पर रोक लगाई जा सकती है, इन कंपनीज को बैन किया जा सकता है। और देखो, इससे भी ज़्यादा अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम चाइना के ऊपर निर्भर करते हैं। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि दूसरे ऐसे आइटम्स हैं, जैसे APIs का एग्जांपल लीजिए। APIs की आवश्यकता पड़ती है ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। 90% API जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जिसका इस्तेमाल होता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इवन देखो, इससे भी ज़्यादा इस प्रकार से चाइनीज़ एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने से इन्वेस्टर्स को गलत सिग्नल जाता है। कल को इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम आएगी, इन्वेस्टर्स को लगेगा इंडिया में इन्वेस्ट कर तो दें, लेकिन सरकार का कोई भरोसा नहीं कब हमारी जो एप्लीकेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ब्लॉक कर दी जाए तो इंडिया में इन्वेस्ट करने से खतरा है, ऐसा लग सकता है इन्वेस्टर को। अब लास्ट में बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, आज वर्ल्ड ये बात तो रिकॉग्नाइज कर चुका है, अगली जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाई करती है वो डिजिटल इकोनॉमी में लाई करती है और डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इंडिया के डेटा को इंडिया में रोकने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसी एडवांसमेंट भी होनी चाहिए, उस डेटा का हम उपयोग भी कर सकें। और रेगुलेटरी आर्किटेक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि क्रिटिकल डेटा के ट्रांसमिशन को रोक सके। और सबसे लास्ट में सरकार को R&D पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चाइनीज़ एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल यस मैन फेनोमेनन के बारे में है। देखो, आप GS पेपर 2 और GS पेपर 4 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। आपने एक किस्से के बारे में सुना होगा, जब देखो 1971 में
संभावना थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध स्टार्ट हो सकता है, इंडिया प्रयास कर सकता है बांग्लादेश को लिबरेट करवाने का, तो सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को साफ साफ बोला हम हार जाएंगे। इस टाइम अगर हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं, अप्रैल के आसपास का समय था, अगर इस समय हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम हार जाएंगे। देखो, वो जो एडवाइस थी ना सैम मानेकशॉ के द्वारा, वो स्ट्रॉन्ग रीजंस के आधार पर थी। एक तो देखो, चाइना दूसरा फ्रंट ओपन कर सकता था क्योंकि वो गर्मियों का सीजन था, मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला था। सर्दियों में अगर लड़ाई स्टार्ट होती है तो हिमालयाज में बर्फ जम जाती है, तो चाइना के इंटरवेंशन की संभावना रिलेटिवली कम हो जाती है। और देखो, ये भी रीजन था अप्रैल के आसपास लड़ाई नहीं स्टार्ट करने का, क्योंकि इंडियन फोर्सेस बांग्लादेश में जाती हैं और मानसून सीजन में काफ़ी दलदल टाइप का टेरेन हो जाता है बांग्लादेश में मानसून की वजह से, तो ऑपरेशंस चलाने आसान नहीं होते। तो इस प्रकार के रीजंस थे। साफ साफ बोल दिया मानेकशॉ ने अभी लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम हार जाएंगे। बाद में लड़ाई स्टार्ट की गई सर्दियों में, दिसंबर के आसपास, और हम जीते, बहुत जल्दी जीते। मतलब रेयरली ऐसा देखने को मिला है, नहीं देखने को मिला है कि दूसरे देश ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हों, 93,000 सैनिकों ने एकदम से सरेंडर कर दिया, ऐसा तो कोई किस्सा नहीं देखने को मिला। तो सही रणनीति थी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर देखो मानेकशॉ की जगह कोई और ऐसा जनरल होता जो यस मैम बोल देता, यस मैम कर देते हैं स्टार्ट, ऑनेस्ट एडवाइस नहीं देता, तो कितना नुकसान हो जाता। देखो, यही उम्मीद की जाती है ब्यूरोक्रेट से, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं। वो देखो संविधान की शपथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं इंडिया के लोगों को सर्व करने की, ना कि जो पार्टी पावर में है उसके लीडर्स को सर्व करने की। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स की हर बात को मान लेते हैं, यस सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इवन अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी नहीं देते हैं कि जो आपने ये डिसीजन लिया है इसके ये रिपरकशंस हो सकते हैं। कई हैं ऑफिसर्स नहीं बताना पसंद करते, उनको लगता है कि जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो नाराज़ ना हो जाएं, हमारी पोस्टिंग किसी और जगह पे ना कर दी जाए, या फिर हमें कुछ ऐसी पोस्ट ना दे दी जाए जो उनके अनुसार ज़्यादा इंसेंटिव वाली नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में डीजीपी थे सुबोध जायसवाल, अब ये सेंटर में जा रहे हैं डेपुटेशन पर। इनको देखो, इनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इन्होंने 10 साल तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी काम किया। अब काफ़ी सारी देखो ऐसी खबरें निकल के आई कि ये यस मैन वाले बंदे नहीं थे। महाराष्ट्र की सरकार इनसे बहुत कुछ करवाना चाहती थी, जैसे हमारे बंदे को इन पोस्ट पे आप लगा दो, इनको, इन ऑफिसर्स को आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दो। लेकिन ये जो सुबोध जायसवाल थे ना, राइटर के अनुसार, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, रूल के हिसाब से चलेगा, आप चाहो तो मुझे हटा सकते हो। तो नहीं बनी इनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे डेपुटेशन पे भेज दिया जाए। तो अब ये डेपुटेशन पे जा रहे हैं सेंटर में। राइटर कहते हैं कोई भी ऑफिसर आ जाए अभी फ़िलहाल डीजीपी के पोस्ट पर, लेकिन वो इनके जैसा नहीं होगा, ऐसा राइटर की पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद एक बुक का एग्जाम्पल दिया जाता है, गोपाल कृष्ण संकरन की एक बुक थी, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 2017 में राजनाथ सिंह, जो उस समय होम मिनिस्टर थे, आज के समय में डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी देते हुए बोला था कि आप यस मैन मत बन जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप जो डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में अपनी ओपिनियन ना जाहिर करो, या फिर आप ऐसे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना बंद कीजिए जो कानून के अगेंस्ट हो। ऐसी बात बोली थी राजनाथ सिंह ने। राइटर कहते हैं इनकी जो बुक है ना, कौन सी, किसकी बुक, ये संकरन जी की, इसकी बुक मसूरी में हर एक प्रोबेशनर को पढ़नी चाहिए, ताकि शुरुआत से ही वो अपने फैसलों में प्रिंसिपल स्टैंड ले सकें। जैसा कि सुबोध जायसवाल ने किया, महाराष्ट्र का डीजीपी रहते हुए उन्होंने पॉलिटिकल बॉसेस के इलीगल ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। कंक्लूजन में कहा जाता है, अगर देखो आईपीएस ऑफिसर्स या फिर आईएएस ऑफिसर्स खुद ही पोस्टिंग की भीख मांगते रहेंगे, अपनी आत्मा को बेच देंगे पॉलिटिकल क्लास को, तो कोई होप नहीं है देश का गवर्नेंस में सुधार होगा या फिर देश के सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार होगा। ये जो लोग होते हैं ना यस मैन वाले, ये देश के लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बल्कि
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यस मैन फेनोमेनन के बारे में। वैसे देखो, आपको बैलेंस आउट करना हो तो बैलेंस आउट भी कर सकते हो। बहुत बार आपने ऐसे ऑफिसर्स भी देखे होंगे ज़्यादा ही एरोगेंट हो जाते हैं। जैसे ब्रिटिश ईरा में ऑफिसर्स अपने आप को एलीट नहीं समझते थे ज़्यादातर ऑफिसर्स। तो ऐसे एलीटनेस की भावना कुछ ऑफिसर्स में आपने भी कभी कभी नोट की होगी शायद। और जनता के दुख और दर्द के प्रति एपैथी, डिसीजंस लेना अपनी विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग, और जो डिसीजंस लिए हैं किस आधार पर लिए हैं आंसर देने में भी रिलेक्टेंट रहना। अल्टीमेटली देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको पॉलिसीज़ बनानी है। मतलब जो लेजिस्लेचर्स में लोग होते हैं उनका काम है कानून बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव हैं, सरकार में शामिल जो लोग हैं, उनका काम है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो बैलेंस आउट करना ज़रूरी है आपको अपने आंसर में। अगर गलत आदेश दिए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा तो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देना, विरोध करना कि ये जो आपने आदेश दिया है ये कानून के अगेंस्ट है। अदरवाइज देखो, ये सिविल सर्वेंट्स का काम होता नहीं है। एक बार ऐसा आदेश मिलने के बाद जो कानून के हिसाब से गलत नहीं है उसका विरोध करना कि हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सिविल सर्वेंट्स का काम ये होता है, एक बार अगर सरकार ने आदेश दिया और वो कानून के दायरे में है और सिविल सर्वेंट्स ने अपनी ओपिनियन दे दी जब डिसीजन दिया गया था कि हमारे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी लीडर्स के द्वारा बोला गया आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर सिविल सर्वेंट्स का काम ये है कि उसे इम्प्लीमेंट करना, पर्सनल ओपिनियन चाहे कुछ भी हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यस मैन फेनोमेनन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मालन्यूट्रिशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, सितंबर 2020 में वेस्ट बंगाल के बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में स्कूल टीचर्स के साथ एक टेलीफोनिक सर्वे कंडक्ट किया गया था और पूछा गया बच्चों की हेल्थ के बारे में। तो स्कूल टीचर्स से बात करने पर यह पता लगा कि स्कूल प्रेयर के दौरान, मॉर्निंग में असेंबली में जो प्रेयर होती है उस दौरान काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीमार फील करते हैं और गिर जाते हैं चक्कर खा के। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स मिड डे मील लेने से मना कर देते हैं। शिकायत रहती है कि हमारा पेट दर्द हो रहा है इसलिए हम मिड डे मील हमारी नहीं लेंगे। क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। इस रिपोर्ट में देखो, स्कूल टीचर ने यह भी हाईलाइट किया कि कैसे वो गर्ल स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार 5वीं क्लास में एडमिशन लिया, उनकी जो हाइट है वो रिलेटिवली छोटी है एज कंपेरिजन टू लास्ट बैच जिन्होंने पिछले साल 5वीं क्लास में एडमिशन लिया था। टीचर को लगता है ये इसलिए क्योंकि मालन्यूट्रिशन का शिकार है वो बच्चियां जिनकी जो हाइट है वो छोटी हैं। ये सिर्फ देखो वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा देखने को मिलता है। और जो हमने पिछले स्लाइड में बात की ना, बच्चों का पेट दुखता है, वो मिड डे मील नहीं लेना चाहते। एक्चुअल में उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से पेट दुखने लगता है और इस वजह से मिड डे मील जो दी जाती है स्कूल प्रशासन के द्वारा उसको भी कंज्यूम नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये निकलता है, मालन्यूट्रिशन की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये बोला जाता है हाल ही में 2 रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। एक स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और दूसरी रिपोर्ट 2020 हंगर रिपोर्ट जिसका नाम है बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो, ये रिलीज की गई थी ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। इन दोनों रिपोर्ट्स में ये बोला जाता है कि इंडिया में मालन्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। फूड इनसिक्योरिटी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड को नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं। अब रीज़न कोई भी हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर वो क्वालिटी फूड नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं जो न्यूट्रिशियस हो, या फिर वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको फूड एक्सेसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आती हैं। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी और मालन्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। देखो, 2 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर्स हैं, एक तो प्रिविलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट और दूसरी प्रिविलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। दोनों रिपोर्ट्स ने यह इंडिकेट किया कि इंडिया मोस्ट
फूड इनसिक्योर कंट्रीज में से एक है। इंडिया में हाईएस्ट रेट है स्टंटिंग का और वेस्टिंग का। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग होता है एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, और वेस्टिंग हाइट के हिसाब से वेट का ना होना। वैसे देखो, ये दो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर्स हैं, इनका मतलब क्या है? पहला, प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। इसका मतलब ये है परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग इनसफिशिएंट कैलोरीज देन देयर रिक्वायर्ड मिनिमम डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब मान लीजिए गांव में रहने वाले एक अडल्ट को पूरे दिन के लिए 2400 कैलोरीज की आवश्यकता है, या फिर शहर में जो अडल्ट रहता है उसको 2100 कैलोरीज की आवश्यकता है, लेकिन 2400 के बजाय वो सिर्फ 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर पाता है और बाकी उसके पास फूड है ही नहीं ये कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए। ऐसे लोगों की परसेंटेज कितनी है उससे पता लगता है प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। और दूसरा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर है, यहाँ पर देखिए, प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। इसका सिंपल मतलब ये है ऐसे लोगों की कितनी परसेंटेज हैं, या फिर कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो उन घरों में रहते हैं जो सीवियरली या फिर मॉडरेटली फूड इनसिक्योर हैं। सीवियरली और मॉडरेटली का मतलब क्या है? थोड़ा और ज़्यादा। मतलब एक तो थोड़ी बहुत फूड इनसिक्योरिटी है, ज़्यादा नहीं। एक होता है कि बिल्कुल ही जितना खाना चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए, उससे आधी कैलोरीज का खाना ही अरेंज हो पाया है या फिर उससे भी कम। इसके बाद देखो, डेटा की सहायता से एक बात ये बोली जाती है, इंडिया में जिस रेट से गरीबी कम हुई है ना, उस रेट से इंडिया में मालन्यूट्रिशन की समस्या कम नहीं हुई है। जबकि इंडिया के पड़ोसी देश चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों में गरीबी कम रेट पर कम हुई है, लेकिन मालन्यूट्रिशन ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा रेट पर कम हुई है। तो ये पूरा डेटा है, आप चाहो तो एक बार नज़र मार सकते हो कि जो प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट है वो 2001 से लेकर 2018 के बीच 24.7% कम हुआ इंडिया में, जबकि चाइना में ये कम हो गया 76.4%, नेपाल में 74%, पाकिस्तान में भी इंडिया से ज़्यादा 42%, अफगानिस्तान में भी इंडिया से ज़्यादा 37.4%, बांग्लादेश में इंडिया से कम 18.9%। तो देखिए, अफगानिस्तान जैसा देश जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, वार चल रहा है पिछले 20 सालों से, वो देश भी मालन्यूट्रिशन की समस्या को ज़्यादा गति से कम कर पाया है एज कंपेरिजन टू इंडिया। हालांकि देखो, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान में बेस ही काफ़ी ज़्यादा लो हो। मान लीजिए इंडिया स्टार्ट कर रहा है 10 यूनिट से और अफगानिस्तान स्टार्ट कर रहा है 1 यूनिट से, तो मालन्यूट्रिशन की समस्या को 1 यूनिट भी अगर अफगानिस्तान कम करेगा, मतलब आधा यूनिट भी कम, अब आप बिल्कुल लो से स्टार्ट करोगे तो थोड़ी भी ग्रोथ होगी, थोड़ा भी मालन्यूट्रिशन कम होगा तो ग्रोथ रेट ज़्यादा दिखेगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उनका बेस काफ़ी ज़्यादा लो पर था। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे तो देखो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसका मकसद ये है, ये इंश्योर करना हर एक नागरिक पर्याप्त मात्रा में जो क्वालिटी फूड है उसको एक्सेस कर सके, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। लेकिन देखो, 2 एलिमेंट्स मिसिंग हैं। पहला एलिमेंट ये मिसिंग है, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए इस एक्ट का, वो वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं किसी न किसी कारण की वजह से, जैसे उनके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो नॉन इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जो खाना मिलता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो न्यूट्रिशियस फूड भी दिया जाए ताकि मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस किया जा सके। अब तो देखो, कोविड-19 की महामारी आई है, वैसे सरकार ने काफ़ी प्रोविजंस किए हैं ताकि महामारी की सिचुएशन में लोगों को खाने की दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे वल्नरेबल लोग हैं जो खाने से वंचित रह जाएंगे इस महामारी के कारण। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, सर्वे आप कह सकते हो, हंगर वॉच, इसको लॉन्च किया गया था राइट टू फूड कैंपेन के द्वारा। इस सर्वे से देखो काफ़ी ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन का पता लगता है, मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। सॉरी, हर 3 में से एक रिस्पोंडेंट में लो फूड कंजम्पशन और फूड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ का इशू सामने आता है।
अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट शायद और भी बढ़ जाए। तो इसलिए सरकार को स्टेप्स तो लेने की आवश्यकता है। जैसे देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, ताकि एक जो रीज़न हमने डिस्कस किया कि कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, वो इंक्लूड नहीं हो पाते सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स में, उनको भी लाभ मिलेगा अगर पूरा प्रोग्राम यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा। और ये टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, ये आगे के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 महीने के लिए ऐसा कर दिया, बाद में इस प्रोविज़न को आपने समाप्त कर दिया। इसके अलावा इनोवेटिव इंटरवेंशंस की भी आवश्यकता है। जैसे देखो कम्युनिटी किचन्स इस्टेब्लिश की जाएं। लास्ट का पॉइंट, क्वालिटी फूड को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है सरकार के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मालन्यूट्रिशन से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।